बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीक्स लेक्चर। आई एम मुनज़्ज़न नासिर और आज हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट वी विल डिस्कस टुडे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे अच्छी एग्जांपल डायमंड है, अमॉर्फस सॉलिड्स की सबसे अच्छी एग्जांपल है ग्लास। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, और हम डिस्कस करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स, फॉस्फोरस एंड सल्फर के एलोट्रोप्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉलिड्स की दो बेसिक किस्में हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड। हम ये जानते हैं सॉलिड्स में पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन किस तरह से बेसिकली उनकी अरेंजमेंट होती है उस बेस पे सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड बाय डेफिनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक हो, एक ऑर्डरली रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो पार्टिकल्स की, और जिसकी वजह से उनकी एक स्पेसिफिक शेप हो। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इसमें आपको एक टिपिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई गई है। यू कैन सी देयर इज़ अ हेक्सागोनल शेप दैट इज़ रिपीटिंग थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हेक्सागोनल शेप अपने आप को सारे स्ट्रक्चर में रिपीट कर रही है, और दैट इज़ वाई पूरे स्ट्रक्चर की एक स्पेसिफिक शेप है, एक ख़ास शेप है। ठीक है ना, पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। सो ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो और उनकी एक डेफिनेट शेप हो, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। ओके, और उनकी एक और प्रॉपर्टी जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इट इज़ देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, मीनिंग एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है, और उस एक टेम्परेचर पे पूरा सॉलिड जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो सकता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। दिस इज व्हाट solid sodium chloride looks like, and this is what the arrangement of sodium and chloride ions in sodium chloride crystal lattice looks like. अब crystal lattice क्या होता है? crystal lattice एक आयनिक सॉलिड की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है ना, ये क्यूबिक अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। और इसमें आप देख सकते हैं ये रेड जो है वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोडियम आयन को, और ग्रीन सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोराइड आयन को। यू कैन सी इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक ऑर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, खास तरीके से पार्टिकल अरेंज है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो चारों तरफ रिपीट हो रहा है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स की सोडियम और क्लोराइड आयंस, जो यहाँ पे हमारे आयन जो है वो हमारे पार्टिकल्स हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, और वही अरेंजमेंट अपने आप को हर जगह चारों तरफ रिपीट कर रही है। सो दिस मेक्स सोडियम क्लोराइड एन आयनिक सॉलिड, और दैट इज़ वाई it has a very sharp melting point. Conversely, amorphous solids उस किस्म के solids होते हैं जिनमें particles की कोई ख़ास specific arrangement नहीं होती। ठीक है, और ना ही उन particles, ना ही उस solid की कोई shape होती है। मिसाल के तौर पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक typical amorphous solids के particles की कुछ इस तरह की arrangement होती है। You can see there is no specific arrangement of particles. कहीं बड़े जो है वो रिंग्स बन रहे हैं, कहीं छोटा रिंग बन रहा है। You cannot see any arrangement here. ठीक है ना, जैसे पीछे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखी थी, वैसी अरेंजमेंट आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। There is very randomly arranged particles. This kind of solid जिसमें पार्टिकल्स की ऐसी अरेंजमेंट हो, मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रैंडम हो, ठीक है, ऑर्डरली ना हो, उन्हें कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। और फॉर दैट रीज़न ये जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। या तो ऐसा होता है, या फिर ये होता है कि ये ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको हीट किया जाता है। मीनिंग अमॉर्फस सॉलिड या तो कम्प्लीटली एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, या फिर उसको गर्म किया जाएगा तो वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो टिपिकल मेल्टिंग का मतलब है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, वैसा नहीं होगा। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। एंड सबसे अच्छी एग्जांपल अमॉर्फस सॉलिड्स की है सब्सटेंसेस नोन एज ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास एंड प्लास्टिक। नाउ ग्लास एंड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, सो जो नॉलेज हमने अभी तक गेन किया है अबाउट अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको देखते हुए अब हम ये बता सकते हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखते हुए सॉलिड में कि कौन सा सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन होगा और कौन सा सॉलिड जो है वो अमॉर्फस होगा। आपको ये जो फिगर नज़र आ रही है, ये आपकी बुक में मौजूद सेल्फ असेसमेंट से ली गई है। ठीक है, और इसमें आपको
दो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नज़र आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है वो है फिगर ए और राइट साइड पे फिगर बी। इनमें से एक जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास है और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। हमें अभी आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन आवर नॉलेज कि इसमें से कौन सा क्वार्ट्ज ग्लास है और कौन सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज एक सब्सटेंस है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है एंड बेस्ड ऑन आवर नॉलेज वी कैन से कि ये जो फिगर ए है, ठीक है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है बिकॉज हमने प्रीवियसली पढ़ा कि क्रिस्टल में पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। फॉर दैट रीज़न फिगर बी जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास है, ओके, बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। पार्टिकल्स बड़े रैंडमली अरेंज्ड है जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात आपको नज़र नहीं आ रही। सो नाउ you can identify using seeing the arrangement of particles कि कौन सा जो है वो amorphous solid होगा और कौन सा जो है वो crystalline solid होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स। अब बास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब ये नहीं है कि उनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, मीनिंग फिजिकल स्टेट एलिमेंट की एक ही होगी और उनकी फॉर्म मीनिंग उनका कलर, उनकी शेप, उनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो डिफरेंट होगी। अब ऐसे एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स को जिनकी फिजिकल स्टेट सेम हो और फेज भी सेम हो उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोपी। अब जो बात मैंने अभी तक की है उसका मतलब क्या है कि बास एलिमेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में, ठीक है, डिफरेंट शक्लों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये शक्लें क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट काफ़ी डिफरेंट होती है। एलोट्रोप्स के बारे में जो बातें आप लोगों को याद रखनी है वो ये हैं कि पहली बात, एलोट्रोपी सिर्फ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है ना, सिर्फ एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, चूंकि एलोट्रोप्स में के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने का मतलब एलोट्रोप्स आर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बाज़ औक़ात एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी होती हैं। और तीसरी बात, एलोट्रोप्स पीरियोडिक टेबल के जिन ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं वो है ग्रुप 13 टू ग्रुप 16। अब ये ग्रुप 13 आपका ग्रुप 3A है, ठीक है, ग्रुप 14 ग्रुप 4A है, ग्रुप 15 ग्रुप 5A है और ग्रुप 16 इज योर ग्रुप 6A। सो दीज आर योर 20 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल जो कि आपको इस ग्रुप में नजर आ रहे हैं जिनमें आपको एलोट्रोप्स मिलते हैं। हम बात करेंगे इनमें से 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स की, कार्बन के एलोट्रोप्स की, ठीक है, फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स की और सल्फर के एलोट्रोप्स की। Perhaps the most famous examples of allotropy is the allotropy that exists in carbon. कार्बन के एलोट्रोप्स जो हैं वो सबसे अच्छी एग्जांपल्स है एलोट्रोपी की। उनमें पहला एलोट्रोप जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स जो हैं वो पहली चीज़ जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, कार्बन एटम्स की लेयर्स में अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। कार्बन एटम्स लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है। एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर। और हर लेयर जो है वो मिलके बनी हुई है हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। हेक्सागोनल रिंग्स आपको इसमें भी नजर आ रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, 6 मेंबर रिंग्स और 6 मेंबर रिंग्स हेक्सागोनल रिंग्स आपको इधर भी नजर आ रहे हैं। और उन रिंग्स में कार्बन एटम्स जो हैं उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ओके। एंड बिटवीन दीज लेयर्स, ये जो आपको डॉटेड लाइन से नजर आ रही हैं, दीज आर वीक बॉन्डिंग फोर्सेस, ठीक है, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यू कैन कॉल देम दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेयर्स। एंड फॉर दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज वीक बॉन्डिंग फोर्सेस, इनके वीक होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट सब्सटेंस है, बिकॉज ग्रेफाइट की इन लेयर्स को आपस में सेपरेट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। इन लेयर्स को आपस में बड़े आराम से सेपरेट किया जा सकता है। इसके दरम्यान में ये जो आपको बॉन्डिंग फोर्स नजर आ रही है ये बहुत वीक है और फॉर दैट रीजन ग्रेफाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस है। अब ग्रेफाइट जो है वो सब्सटेंस है जो हमारी पेंसिल के सिक्के में मौजूद होता है। और आपने पेंसिल कभी शार्प की हो तो आपको पता होगा कि जो सिक्का होता है वो भी लेयर की शक्ल में उतरता है। तो वो लेयर कहाँ से उतर रही है? वो आपकी कार्बन एटम्स की ये लेयर्स होती हैं जो उतर रही होती हैं, ठीक है। दैट मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस क्योंकि इनकी लेयर्स को सेपरेट करना आसान है। और दूसरी बात, दैट ऑल्सो मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये जो वीक बॉन्डिंग फोर्सेज है ना दरमियान में, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होती हैं।
इन दो लेयर्स के एटम्स के दरमियान ये जो आपको वीक बॉन्डिंग फोर्सेस नजर आ रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए हैं दरमियान में, और चूंकि ये इतना वीकली शेयर हुए हुए हैं कि जब इनके दरमियान से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स लेट इट टू पास, ठीक है। So that makes graphite a good conductor of electricity as well as a soft substance. Perhaps the most famous allotrope of carbon is diamond. Diamond is the hardest substance known to man, okay, and what makes diamond the hardest substance known to man is the arrangement of carbon atoms in diamond. ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में नजर आ रही है। हर कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स बॉन्डेड है थ्रू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये देखिए, इस कार्बन एटम के साथ 1 2 3 4 एटम बॉन्डेड है। अच्छा, द मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज ये इस पूरी अरेंजमेंट में आपको डायमंड का एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट दिखाया गया, ठीक है ना। सो इफ यू डोंट सी द कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद दिस, सो डोंट वरी, ये आपको एक पार्ट दिखाया गया टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस कार्बन एटम के साथ 1 2 3 4 एटम्स बॉन्डेड है, इस कार्बन एटम्स के साथ भी 4 एटम बॉन्डेड है, इस कार्बन एटम के साथ भी 1 2 3 एंड 4 एटम्स बॉन्डेड है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है डायमंड्स के एटम्स के दरमियान में, ये इतना ज़्यादा रिजिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन बिकॉज ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड which is so strong that it cannot be broken very easily. So this is another interesting allotrope of carbon. Another allotrope of carbon जो कि अभी recently discover हुआ है कुछ ऐसा पहले, it is known as a buckyball, और इसका दूसरा नाम है बकमिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। आपको इस वीडियो में इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, and this is what buckyball physically looks like. How it is made? It is made by heating graphite in an electric arc in the presence of an inert gas. ग्रेफाइट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट गैस, हीलियम और आर्गॉन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो आपके पास बकमिनिस्टर फ्यूलरीन नामी एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और बकमिनिस्टर फ्यूलरीन नामी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। हियर यू कैन सी ए केज लाइक स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सॉकर बॉल, ठीक है ना। एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और हर स्ट्रक्चर के अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं, और एक होलो स्फीयर की शक्ल में जो है वो स्ट्रक्चर नजर आता है। As you can see clearly in this video, structure resembles that of a soccer ball. तकरीबन एक फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, made up of 60 carbon atoms. It looks like a cage which is hollow inside. And the thing you need to remember here is one molecule contains 60 carbon atoms, so it is a C60 molecule. It is made up of 6-membered rings as well as 5-membered rings. अगर आप इस वीडियो को गौर से देखो तो देखिए, इसमें एक 6-membered ring आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका एक 5-membered ring है, फिर एक 6-membered ring है, फिर इसका एक 5-membered ring है। तो there is an structure is like a repetition of 6-membered and 5-membered rings, and overall it contains 26-membered rings and 12 5-membered rings. That's it about allotropes of carbon. Okay students, अब हम बात करेंगे allotropes of phosphorus के बारे में। Phosphorus has 2 allotropes, red phosphorus and white phosphorus, and you can see the structure of red phosphorus here. Red phosphorus के अंदर phosphorus atoms arrange हुए होते हैं in the form of a P4 molecule. 4 phosphorus atoms आपस में bind हुए हैं, ठीक है। This is one P4 molecule, this is another P4 molecule, this is another P4 molecule. But what's interesting is ये आपस में bond हुए हैं molecules, और एक long chain बन रही है as you can see, ठीक है। और white phosphorus के अंदर क्या difference है? There is a P4 molecule, but these molecules are not joined with each other. So that makes red phosphorus and white phosphorus very different substances, ठीक है ना। और that makes them allotropes because उनमें सिर्फ क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे allotropes of सल्फर की। सल्फर जो है वो एग्जिस्ट करता है S8 मॉलिक्यूल की शक्ल में, ठीक है। Here is the structure of S8 molecule, and सल्फर के जो allotropes हैं वो 2 किस्म की होती हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में आते हैं रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, whereas plastic sulfur is sulfur's amorphous form. This is what monoclinic sulfur looks like, and this is what rhombic sulfur looks like, ठीक है। And this is what plastic sulfur looks like. So here you can see different allotropic forms of sulfur. That's the end of today's lecture students. Stay safe. Thank you.